अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक बंदा था मोहम्मद सनूफ। तो ये बंदा सऊदी अरेबिया में रह रहा था और ये लैंड करा इसने कैलिकट एयरपोर्ट इंडिया के। और जैसे ही इसने लैंड करा तो सीधे जो अथॉरिटीज थी इंडिया की वो उठा के ले गई इसको। उठा के ले गई मतलब अरेस्ट कर लिया। अब मेन चीज़ ये अरेस्ट करा क्यों, ठीक है, अरेस्ट इसलिए करा और इसमें आप ये देखो कि कितना सही प्लानिंग करी गई कि इस बंदे का मतलब क्या सो फार कसूर हो सकता है भाई। तो कसूर ये था कि 1 साल पहले जब पहलगांव अटैक हुआ था ना, तो एक लेडी थी और उनके फादर का नाम था एन रामाचंद्रन, जिनकी डेथ हुई थी उस पहलगांव अटैक के वजह से। तो उनकी जो डेथ की न्यूज़ थी ना, फेसबुक पे कोई ऐसी पोस्ट हुई होगी और उस पोस्ट के नीचे इस बंदे ने कमेंट किया, जो पहलगाम अटैक को फन करते हुए उसने मतलब कमेंट किया, जो कि काइंड ऑफ एक मजाक उड़ा रहा है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की। आप ये देखोगे कि अथॉरिटीज ने कुछ नहीं किया पूरे उस टाइम से लेके अब तक, 1 साल 2 महीने जितना भी टाइम लगा होगा, वेट करा। और जैसे ही ये बंदा इंडिया लैंड करा इसने सीधे अथॉरिटीज ने इसको अरेस्ट कर लिया। कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो पहले आज से था ना, 10 साल पहले था या 15 साल पहले था, वो आज का इंडिया नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप सऊदी अरेबिया में बैठे और आप सोच रहे हो कि भाई ये तो हमारा मतलब सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट कंट्री है और यहाँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, आज़ादी मिल गई है, दुबई में बैठे हुए या कहीं भी, वो नहीं है। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है और मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, आप खुद शौक हो जाओगे जो बताई नहीं जाती। और देखो एक चीज़ अलग है कि भाई मोदी गवर्नमेंट में मतलब बीजेपी के जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो करप्ट हैं, इन्होंने गलतियाँ करी हैं, बहुत सारा सब कुछ है, नो डाउट है। लेकिन जो फॉरेन रिलेशंस में इंडिया ने चीज़ें चेंज करी है ना, और इंडिया ने अपना स्टैंड जो चेंज करा है, उसके बारे में मेरे को लगता है बीजेपी को टोटली अनअपोलोजेटिक होना चाहिए। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें मतलब आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा सो फार दिस मोदी गवर्नमेंट, और वो आप अभी सुनोगे तो समझ जाओगे। इसमें ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अजीत डोभाल से लेके जितने भी ऑब्वियसली हमारी जो इंटेलिजेंस की टीम रही होंगी, उनमें से किसी का भी रोल हो सकता है, हमें नहीं पता और हमें पता भी नहीं लगेगा कभी, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। पर आप सुनना, ठीक है। 1969 में मोरक्को के अंदर एक मीटिंग चल रही थी, मतलब एक समिट थी जो होनी थी और हो रही थी, और उस समिट में आए हुए थे मोस्टली सारे मुस्लिम कंट्रीज। और वो समिट इसलिए थी क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट खड़े होने के लिए एक प्रॉपर उन्हें कॉपरेशन बनाना था, और उस कॉपरेशन का नाम बाद में पड़ा OCI। जो हमारे देश में जितने भी आज तक का टेररिज्म हुआ है ना, जितना भी पेन हमारे देश ने झेला है, वो सब कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने की वजह से हमारे वो साइड इफेक्ट्स थे जो हमने फेस करे। OCI था क्या, आप सुनना आप, ठीक है। मोरक्को में वो समिट हुई और उसमें इंडिया की उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इंदिरा गांधी ने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये बाद में जाके हमारे प्रेसिडेंट भी बने। एक्चुअली भेजा क्या, पहले तो हमने लॉबिंग करी। लॉबिंग का मतलब ये होता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वहाँ के मोरक्को, सऊदी अरेबिया, UAE, जो भी मेन मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के जो किंग्स हैं उनसे बातचीत करना। लॉबिंग का मतलब उन पे एक तरीके से एफर्ट लगाना कि भाई इंडिया को भी इनवाइट करो। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है और उसको भी इसका पार्ट होना चाहिए। अब ऑब्वियसली मोरक्को के किंग हो चाहे वो सऊदी अरेबिया का किंग हो, कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड को जो रूल करने में जिस कंट्री का सबसे ऊपर रहा है हमेशा से सीन, तो वो सऊदी अरेबिया ही रहा है। तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के किंग हो या मोरक्को के, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि भाई इंडिया ज्वाइन कर ले। उसका जो पर्पस था ना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो था इजराइल को काउंटर करना किसी भी तरीके से। तो सऊदी अरेबिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इंडिया भी पार्ट बन रहा है तो बढ़िया है, अगर इंडिया भी इजराइल से लड़ना चाहता है तो बढ़िया है। तो जब लॉबिंग हुई और लॉबिंग करी गई, उसके बाद में इंडिया को इन्वाइट कर लिया गया। इंडिया को इन्वाइट हुआ, इंदिरा गांधी ने अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं फखरुद्दीन अली अहमद, उनको भेजा, वो गए। और आप शॉकिंग चीज़ ये है कि बताई नहीं जाती है, सारी चीज़ें छुपी हुई रह जाती हैं, हिडन पॉइंट्स। जाने के बाद में जहां वो समिट चल रही थी ना, अंदर घुसने से पहले उनके फेस पे गेट को बंद करा गया। इनविटेशन होने के बावजूद भी उनको अंदर आने नहीं दिया गया, उल्टा उनको अपने बैग पैक करके सीधे एयरपोर्ट से वापस इंडिया आना पड़ा। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपकी इस तरीके से ह्यूमिलेशन हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ऑब्वियसली इंदिरा गांधी बेवकूफ़ तो थी नहीं, इंदिरा गांधी भी बहुत समझदार पॉलिटिशियन थी, बहुत ही मतलब शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। तो उन्होंने क्यों ऐसी कोशिश करी कि भाई OCI में इंडिया जाना चाहिए, उसका आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। पर मेन चीज़ ये है कि ऐसा हुआ क्यों। इनविटेशन भेजने के बाद में भाई आपने गेट क्यों बंद करा, उसका रीजन था पाकिस्तान। उस टाइम पाकिस्तान के जनरल और प्रेसिडेंट दोनों हुआ करते थे याया खान, और याया खान ने वहां पे साफ साफ बोल दिया कि भाई अगर इंडिया इसका पार्ट बनेगा तो मैं नहीं निकलूंगा। उनका कोई लग्जरियस विला हुआ करता था, उस विला से वो बाहर नहीं निकले कि इंडिया पार्ट नहीं बनेगा इसका। और फाइनली जो ये जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनको झुकना पड़ा पाकिस्तान के लिए, और फिर जो ह्यूमिलिएशन है इंडिया की वो हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की पावर कितनी थी। एक और चीज़ समझना आप कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई दोनों मुस्लिम मतलब मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो इसलिए उसकी बात मानी गई। नहीं, कंट्रीज़ के बीच में कभी भी
जितने भी फैसले लिए जाते हैं ना या बात मानी जाती है वो इसलिए नहीं मानी जाती, वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत थी मिडिल ईस्ट को। जैसे 1979 की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल बाद में सऊदी अरेबिया में जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का है उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट घुस गए। अब एक्सट्रीमिस्ट मान लो, मिलिटेंट्स मान लो या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका हिसाब, आप अपने हिसाब से देख लेना। एक्सट्रीमिस्ट घुस गए और उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। अब सऊदी अरेबिया या फिर बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट है ना जहाँ पे किंग्स हैं, प्रिंस हैं, उनके साथ एक सिचुएशन और एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि उन्हें पता नहीं है कि उनके जो रॉयल गार्ड्स हैं या फिर आर्मी है, वो आर्मी में कौन बंदा उनको धोखा कब दे देगा। क्योंकि एक तो आप ये समझो कि जो रॉयल फैमिली है ना वो छोटे मोटे साइज की नहीं है, बहुत बड़ी है। हजारों मेंबर्स होते हैं हर रॉयल फैमिली में ऑलमोस्ट। और ऑब्वियसली जब हजारों मेंबर्स हो गए तो कौन राजा बनेगा या फिर किंग बनेगा या प्रिंस बनेगा, ये भी तो अपने आप में कंपटीशन बन जाता है। तो पता नहीं चलता कि भाई अंदर जो इतने सारे रॉयल गार्ड्स हैं उनमें से कौन सा हमें धोखा देते, इस चीज की भी उनको पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं होती। दूसरा, सऊदी अरेबिया या फिर बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उन्होंने कोई मेजर वॉर नहीं लड़ा है, मतलब इस तरीके का वॉर नहीं लड़ा जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता रहता था पास्ट में। तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का के अंदर घुसे थे, उनको निकालने के लिए आपको पता है कौन सी फोर्सेस गई थी? पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज। और 1980s में लाखों की गिनती में पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे ना वो प्रोटेक्ट किया करते थे उस पर्टिकुलर एरिया को, जो पहले कभी एक्सट्रीमिस्ट ने उनको उसको सीज कर लिया था। अब आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है या फिर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी कि इंडिया को ह्यूमिलेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और यही रीजन था कि भाई वहां जाके दाऊद बैठ गया, यही रीजन था कि वहां से जितना मर्जी हवाला का नेटवर्क चलता रहे पर इंडिया जितना मर्जी प्रेशर डाल ले लेकिन कुछ होता नहीं था। लेकिन जो स्टोरी है ना वो वैसे तो धीरे धीरे वैसे ही चेंज हो रही शुरू हो चुकी थी। खैर 1990 से लेके 2014 तक भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रही थी, लेकिन 2015 में वो स्टोरी टोटली पलट गई। एक तो ये था कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बहुत ज्यादा पाकिस्तान की अब नीड थी नहीं, उनके खुद के रॉयल गार्ड्स और खुद का जो मैकेनिज्म है, मतलब एक तो स्पेशली ये था कि इंटरनेट आ गया तो आप सेंसरशिप को बढ़ा सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे कौन सी मूवमेंट हो रही है। तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो इतना मतलब जरूरत नहीं पड़ी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की। दूसरी चीज क्या हुई, वो 2015 में जो पूरी स्टोरी चेंज हुई वो आप सुनना। और ये बताते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। भाई इंदिरा गांधी ने जब उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको भेजा, वो भी एक अच्छा स्टेप था क्योंकि उनको पता था कि ओआईसी के क्रिएशन होने के बाद हमें क्या फेस करना पड़ेगा, उनको अच्छे से पता था। इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल इंसिडेंट बता सकता हूँ। जैसे धुरंधर मूवी में आपको ये दिखाया होगा कि भाई उसमें जो प्लेन हाईजैक होता है फिर आर माधवन जाता है, ठीक है, माधवन, वो प्लेन जो है वो कांधार में मतलब अफगानिस्तान के अंदर लैंड कराया जाता है। आपको जो नहीं दिखाया गया वो ये था कि वो दुबई में भी लैंड करता है और दुबई में लैंड करने के बाद इंडिया जो है वो दुबई से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे जो एनएसजी कमांडो हैं उनको प्लेन के अंदर स्टॉर्म करने दो, घुसने दो, ऑपरेशन करने दो। लेकिन दुबई ने बिल्कुल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, उल्टा जो हाईजैकर्स थे उनको फ्यूल दिया ताकि वो अफगानिस्तान तक पहुंच सकें। तो इतनी सिचुएशन खराब थी उस टाइम पे। और ये क्यों हो रहा था वो एक एग्जांपल तो मैंने आपको सऊदी अरेबिया वाला दे दिया। दूसरा बहुत ही सिंपल एग्जांपल था कि ओआईसी का मेंबर था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो वो काइंड ऑफ एक तरीके से पाकिस्तान की जो फोर्सेस है ना उनको रेंट करते थे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, और रेंट कर रहे हो तो भाई तुम्हें उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। खैर 2015 तक ये तो हो चुका था कि भाई मिडिल ईस्ट के कंट्री को डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। पर ऐसा कोई रीजन नहीं था कि भाई वो लोग इंडिया के फेवर में बातचीत करें पाकिस्तान को छोड़ के, कोई ऐसा कोई बड़ा रीजन था नहीं। वो रीजन कैसे शुरू हुए कि जब ये 2015 में मोदी गवर्नमेंट आई ना, तो इनका जो मेथोडोलॉजी थी, एक तो अजीत डोवल को एनएसए बनाना, वो अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है कि आप एग्रेसिव खेलने जा रहे हो। इंडिया ने एक्चुअली एग्रेसिव खेलना शुरू किया। एग्रेसिव खेलने का मतलब यह है कि जब भी क्राइसिस आए ना, पास्ट में हिस्ट्री रह चुकी है कि दुनिया के सबसे जो बड़े बड़े एम्पायर्स क्रिएट हुए हैं या फिर बिजनेसमैन बने हैं ना, वो क्राइसिस के टाइम को भुनाने के बाद ही बने हैं। तो जिस टाइम पे क्राइसिस आए इन्होंने भुनाने शुरू करे उन चीजों को। अब मोदी गवर्नमेंट जब आई तो वो इस चीज का वेट कर रहे थे कि कब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पूरी पाकिस्तान की जो पावर है ना मिडिल ईस्ट के अंदर उसको कम करने की और उसको किसी तरीके से खत्म करने की और अपनी तरफ लाने की। और वो कितनी बारीकी और सलीके के साथ करा गया वो आप अभी सुन के समझ जाओगे। 2015 में पहला मौका मिला, इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली। हुआ क्या कि यूएस जो है वो बहुत लंबे टाइम से अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा था। एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपका ऑयल जो है वो आपके पास ही सारा का सारा जो है वो पंप करा जाता है। अगर ऐसा कर लिया आपने तो उसके बाद आपकी एनर्जी सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे देखा था वो एनर्जी सिक्योरिटी का ही तो सारा खेल था। चाइना की एनर्जी, दुनिया की एनर्जी सारी जो है वो ऑयल से हो रही है, ऑयल वहां से निकल रहा है। तो 2015 में यूएस ने अपने आप को टोटली एनर्जी इंडिपेंडेंट कर लिया। मतलब उनका जो ऑयल है, काइंड ऑफ ऑयल है, उसको रिफाइन करने का तरीका और उसको निकालने का तरीका सब कुछ उन्होंने इतना फाइनल कर लिया कि अब उन्हें बाहर के ऑयल की जरूरत नहीं है। सडनली जो मार्केट है उसमें जो ऑयल की डिमांड है वो कम हो जाती है।
कहाँ जो रेट थे वो 100 या फिर 100-120 डॉलर्स पर बैरल चल रहे थे, और जो प्राइस है वो सीधे $30 पर बैरल के आसपास आ गया। अब सऊदी या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जो इकॉनमी है, स्पेशली सऊदी की, वो चलती ही ऑयल के ऊपर है आज के टाइम पे भी। उस टाइम तो आप लगा सकते हो हिसाब, 2015 में भी चलती थी। अचानक से क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया का जितना भी रेवेन्यू था वो सीधे स्काई रॉकेट कर गया नीचे की तरफ, एक्सपोनेंशियली नीचे घटने लग गया। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो है उसकी ईरान से कभी ज़्यादा खास बनती नहीं है, तो ईरान की जो प्रॉक्सीज थी जैसे हौदीज हैं, उन्होंने भी सऊदी अरेबिया के जो टैंकर्स थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया। तो सऊदी अरेबिया के साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि उनका टोटल रेवेन्यू जो है वो एकदम से क्रैश करने लग गया। अगर इंडिया वो नॉर्मल इंडिया होता ना जो पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम पे था, देखो मैं ऐसा नहीं है, मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बोलने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, पर जो फैक्ट्स हैं जो चल रहे हैं वो हैं यार। मतलब ये कि मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी ना तो कोलिशन की गवर्नमेंट थी। कोलिशन के अंदर भी मनमोहन सिंह जी जो है वो खुद लीडर नहीं है, सोनिया गांधी जी की भी पावर इतनी ज्यादा अनलिमिटेड लेवल पे चल रही है। तो मतलब एक तो आपकी खुद की सीटें जो है वो काफी कम है, 150, 100, 120, 145 इतनी सीटें रहती थी। 2 बार जो गवर्नमेंट बनी, इतनी कोई खास सीटें नहीं आएंगी फुल मेजोरिटी मिल जाए। तो पहले तो आप अपनी गवर्नमेंट बचाने की सोचते हो, फिर कहाँ आपका इतना दुनिया से डील करने का या फिर अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग करने का कि हम उसका एडवांटेज ले सकें, इतना सब कुछ करना। यही होता है जब आप पैसिव हो जाते हो ना, तो पैसिव होना एक तरीके से ग्रोथ का उल्टा ही होता है। आपको एक्टिव रहना पड़ता है, एग्रेसिव रहना पड़ता है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो, वो भी इस टाइम के इतने कॉम्पिटेटिव मार्केट में। अब सऊदी अरेबिया जब ये बहुत बड़े क्राइसिस फेस कर रहा था, यहाँ इंडिया पहुंचा सऊदी अरेबिया के पास। इंडिया ने सीधे ऑफर किया कि भाई देखो, पूरी दुनिया में जो ऑयल का कंजम्पशन करने वाले कंट्रीज हैं उनमें चाइना है। चाइना ऑलरेडी बहुत ऑयल ले ही रहा था मिडिल ईस्ट से। उसके बाद में यूएस तो वैसे ही हट गया, बचा कौन? अगर कोई एलिफेंट है ना जो इतना ज्यादा ऑयल का कंजम्पशन कर सकता है, तो देखो वो भाई साहब वो तो हम है। इंडिया ने साफ साफ बोला कि 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का चेक हम आपको हर साल काटेंगे, आपसे ऑयल लेंगे, और ये श्योरिटी है आपका जितना रेवेन्यू डाउन जा रहा है उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे कि आप उसको संभाल लो। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ये चाहेगा कि भाई ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस डील मिल रही है और क्राइसिस से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। इंडिया ने उस टाइम पे क्या किया, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, इंडिया ने साथ में बोला कि हमें इसके साथ में लेकिन एक चीज चाहिए। क्या? इंडिया ने बोला कि भाई हमारी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है और FIU इंडिया की, और आपकी जो सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज नहीं, सॉरी, इन दोनों को एक तरीके से कनेक्ट कर दो। मतलब ये आपस में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब सऊदी अरेबिया के लिए ये एक ऐसी डील थी जिससे उनको कुछ खास खोने को नहीं है। उनको मतलब उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भाई, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अभी आप समझोगे क्यों। 2016 में ये MOU वगैरह साइन हुए। 2016 के बाद मतलब 3 महीने बाद में कश्मीर के अंदर बुरहान वानी, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अच्छे से पता था इंटेलिजेंस को और गवर्नमेंट को कि इसके बाद में काफ़ी सारे बैकलैश होंगे, स्टोन पेल्टिंग भी होगी, लेकिन इस बार जो इंटेलिजेंस थी वो तैयार थी। इंटेलिजेंस या बाकी जो टीमें थी वो तैयार थी। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सारा कुछ जो है मेरा एनालिसिस है, मेरा खुद का ओपिनियन है। काफ़ी ज़्यादा डीप पॉइंट्स को रिसर्च करके और ढूंढ के मैं सारा कुछ कनेक्ट करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि ये सारा कुछ जो है आप ऐसे ही मानो या बिल्कुल ट्रू है, पर ये एनालिसिस है। और एनालिसिस अक्सर ज़रूरी नहीं है कि 100% ट्रू हो, लेकिन अगर आप उनको डॉट्स को कनेक्ट करो तो आपको पता चल जाता है कि कुछ यूं ही हुआ है। तो इस बार जो स्टोन पेल्टिंग या बैकलैश हुआ ना, उसके लिए इंडिया पूरी तरीके से तैयार थी कि भाई ठीक है, करो जितना करना है तुम्हें करो। पता क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट थी उसके साथ हम सीधे डेटा शेयर कर रहे हैं। हमको पता है कि भाई कहाँ से कौन सा पैसा कब आ रहा है, और हमें जानना है कि वो पैसा एक्चुअली कहाँ पहुंच रहा है एग्जैक्टली इंडिया में। क्योंकि ये सारा पैसा जो है वो हवाला नेटवर्क के थ्रू आता था। हवाला नेटवर्क का सिंपल आप ऐसे समझो, सऊदी अरेबिया में या फिर UAE के अंदर बैठा हुआ कोई इंसान जो है, जो ये सारा कुछ चाहता है कि हो इंडिया में, मतलब कि बैकलैश हो और भाई साहब स्टोन पेल्टिंग हो, फंड्स चाहिए, वो वहां बैठा बैठा पैसे जो है वो हवाला वाले को देगा। हवाला वाला उनके डायरेक्टली कनेक्शंस होते हैं इंडिया में वो किसी हवाले वाले बंदे को, हवाला जो भी हवाला नेटवर्क चला रहा होगा उसको, वो उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भाई इस नंबर का नोट लेके या फिर इस इन्फॉर्मेशन के साथ कोई बंदा आए तो उसको 10 लाख रुपए थमा देना या 20 लाख रुपए थमा देना। वहां उसको वहां पे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहां पैसे मिल गए, यहाँ जो है उसको यहाँ पैसे मिल गए। अब वो अपना काम शुरू कर देगा। इसीलिए इस बार जो इंटेलिजेंस थी वो वेट कर रही थी, और जब इस बार स्टोन पेल्टिंग हुई ना, तो वो जितने भी हवाला नेटवर्क्स थे या फिर वो जितने भी लोग थे जो उन पैसों को कलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, उन सब पे ब्रूटल क्रैकडाउन करा इंडियन गवर्नमेंट ने। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, स्टोन पेल्टिंग के नंबर्स इतनी तेजी से गिरे। मतलब सिविल अनरेस्ट तो सो फार बहुत ही गिनती में कम हो गया कश्मीर के अंदर। टेररिस्ट अटैक्स सो फार हुए, और वो होने ही थे क्योंकि ये हो रहा था, क्योंकि वो सिविल अनरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा था, इसीलिए ये होने थे। पर ये जो चीज है ना, ये इतनी इनफ नहीं थी। दूसरी तरफ 2022 के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने UAE के साथ
बात करनी शुरू करी। अब देखो मोदी जी क्यों जाते हैं जी बाहर? अरे भाई साहब पकौड़े खाने जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? सबको पता है क्यों जाते हैं। ये जो चीज़ अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे नहीं हो सकती कि यहाँ से फ़ोन कर दिया जी, मैसेज कर दिया, मैसेज का रिप्लाई आएगा। नहीं, ये सारी चीज़ें पर्सनली जाके वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। पीछे 50 डिप्लोमैट्स, 50 IAS IPS लेवल के बंदे जो बहुत क्वालिफाइड हैं, या फिर हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो बैठे होते हैं भाई। हर चीज प्रॉपर तरीके से ट्रैक हो रही होती है और वहां जाके ही वो पॉसिबल हो पाता है। यहाँ फोन से चीजें नहीं हो सकती। तो 2022 में एक समिट हुई थी, अगर आपको याद हो, I2U2 समिट। उस समिट में UAE ने $2 बिलियन एक तरीके से प्रॉमिस किए थे कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। पहली चीज तो $2 बिलियन कुछ भी नहीं होते अगर कंट्रीज आपस में डील कर रहे हो, स्पेशली इंडिया जितना बड़ा कंट्री है उस हिसाब से, मतलब UAE इतना पैसे वाला है उस हिसाब से। दूसरी चीज, जो डील साइन हुई थी उसकी ब्यूटी देखना आप। UAE के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक्चुअली वो UAE के साथ नहीं है, सिर्फ सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ है। और फूड सिक्योरिटी ना इंडिया के लिए इतनी बड़ी इशू नहीं है। मतलब अगर आप UAE की पॉपुलेशन देखोगे तो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग रहते होंगे वहां पे, 1-2 करोड़ मैक्सिमम। इंडिया की पॉपुलेशन ही 150 करोड़ है। अब 150 करोड़ में से आप भाई साहब 1 या 2 करोड़ लोगों का खाना अगर आपको मेक श्योर करना है तो क्या ही बड़ी बात है, 150 करोड़ का मेक श्योर कर रहे हैं हम। तो वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसलिए दी कि भाई इंडिया में UAE, ऐसा नहीं था कि भाई हमने वादा कर दिया कि हम तुम्हें फूड देंगे, नहीं ये नहीं था। UAE का सीन ये था कि UAE जो है उसको मेक श्योर कराया गया कि तुम्हारी फूड सिक्योरिटी 100% सेफ है। UAE को बोला गया कि आप $2 बिलियन डालो और आप ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स में डालो कि भाई वो जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना, वो सम एकर्स ऑफ लैंड, मतलब कुछ मेगा एग्रीकल्चरल फार्म्स बनाए गए। उन फार्म्स में जो भी खेती होगी वो सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग यूनिट्स पे जाएगी और वहां से सीधे आपके घर। आप देखो इतना पार्ट ऑफ लैंड है, इन पार्ट ऑफ लैंड पे जो भी फार्मर्स हैं उनको आप पैसा दो, वो उगाएंगे आपके लिए, आप डील कर लो। उसके बाद अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाना जो इंडिया में ही होगी, फिर उसके बाद आप अपने घर ले जाना। हम तो पूछ भी नहीं रहे बीच में, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं कर रही है। आप आराम से इसको फेयर प्रैक्टिस की तरह करो और आपकी फूड सिक्योरिटी 100% डन है। ये क्यों करा गया? पहली चीज तो ये है कि स्मार्ट मूव देखो कि पहले इसमें क्या ही पैसा खर्च हो रहा है भाई, इतना कुछ खास हमने कोई अपनी तरफ से तो कुछ खास डोनेशंस करी ही नहीं। हमारा तो पार्ट ऑफ लैंड है, फार्मर्स की कमाई बढ़िया हो गई। दूसरी चीज, जो UAE है वो इंडिया के बहुत करीब है। अगर आप समुद्र से देखोगे तो आपको दिखेगा सी से बहुत करीब है, तो उनकी फूड सिक्योरिटी डन हो गई। हमारा फायदा क्या हुआ वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, अभी थोड़ी और सुनना आप। सऊदी अरेबिया के साथ हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की MOU साइन करी। अब एक और चीज समझना कि बहुत सारी चीजें हुई थी, मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो हमारी स्टोरी के लिए सही बैठ रही हैं। और भी चीजें होती है साथ में, वैसे सिर्फ 1-2 MOU साइन नहीं होते हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं। अब टाइम आया 2018 का, ये तो 2022 का बताया मैंने आपको UAE का। 2018 का टाइम आया और इंडिया को एक्चुअली एक और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी, जो हम सऊदी अरेबिया के साथ हम और थोड़ी बातें, डील्स या कुछ चीज़ें कर सके। टाइम आया अप्रॉक्सीमेटली 2018 का। 2018 में एक इंसिडेंट हुआ। मोहम्मद बिन सलमान उस टाइम पे प्रिंस थे, और इंसिडेंट ये था कि एक जर्नलिस्ट था जमाल खशोगी, और जमाल खशोगी जो था वो जर्नलिस्ट सऊदी अरेबिया का था, जो US जा चुका था, और वो US में जाके MBS की बहुत ज़्यादा बुराइयां करता था। और वो MBS का एक जो अपना खुद का प्लान था या फ्यूचर का विजन था, द न्यूम, आपने नाम सुना होगा, द लाइन न्यूम एक प्रोजेक्ट है, मतलब एक सीधी लाइन होगी और वो मतलब अल्ट्रा ही 2050 का वर्ल्ड होगा। मतलब आप उसका आप आगे से कभी और पढ़ लेना अच्छे से, कार्बन एमिशंस नहीं होंगे उसमें वगैरह वगैरह। तो उसमें बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, और MBS को था कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज में जो टेक वर्ल्ड है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उसे अट्रैक्ट करना था कि वो सऊदी अरेबिया में आए और वो नियोम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें आके। और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऑयल का तो ये है कि भाई ऑयल पे इकोनॉमी जिंदगी भर नहीं चला सकते, तो आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। वो दिख ही रहा था 2015 में जो क्राइसिस आए थे। तो वो जो नियोम प्रोजेक्ट था उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। और जमाल खशोगी द वॉशिंगटन पोस्ट, जो मेन न्यूज़पेपर है US का, स्पेशली वॉशिंगटन DC तो कैपिटल है भाई, वहां बैठ के वो इंसान सीधे MBS की बुराई करे जा रहा है। ऊपर से जो कंट्रीज वन पार्टी रूल होती है या फिर किंग रूल होती है, उन कंट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल। अगर कोई जर्नलिस्ट बाहर बैठ के इतनी बुराई कर रहा है तो वो काफी खतरा होता है एक पर्टिकुलर किंगडम के प्रिंस को। अब हुआ क्या, 2 अक्टूबर की बात थी 2018 की। जमाल खशोगी जो है वो गायब हो जाता है। वो गायब होता है और ऑब्वियसली वो जो खबर है वो फैल जाएगी, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, और वो डायरेक्टली जेफ बेजोस उसको ओन करता है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अब वो 2 अक्टूबर को गायब होता है और 16 नवंबर को पता चलता है, CIA एक बॉम्ब ड्रॉप करता है कि जमाल खशोगी को एम्बेसी के अंदर, मतलब वो एम्बेसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गया था, सऊदी अरेबिया की एक हिट मतलब एक तरीके से आप क्या बोले उसको, डेथ स्क्वाड आती है 15-20 लोगों की, और वो जमाल खशोगी को पेपर देने के बहाने एम्बेसी में बुलाती है जहां सिक्योरिटी हाई होती है। सिक्योरिटी मतलब इंडिया में अगर एम्बेसी है, मान लो किसी भी कंट्री का, मान लो कोई भी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री मान लो, तो उस एम्बेसी में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ देख सकती है, भले ही वो चाहे इंडिया में हो एम्बेसी। तो
वो जो एम्बेसी थी वो सऊदी अरेबिया की थी और उसमें जमाल खशोगी जाता है पर कभी वापस लौट के नहीं आता। सीआईए बताती है कि उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को डिसमेंबर करके और बैग में भर के ले जाया गया वापस, एज पर सीआईए, नॉट मी। और वो जो पर्टिकुलर हिट का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो सीधे क्राउन प्रिंस एमबीएस की तरफ से दिया गया था। अब जब ये न्यूज़ बाहर आई तो भाई साहब ये बवाल हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि जेफ बेजोस के न्यूज़पेपर का बंदा अगर ऐसे डील करा जा रहा है तो भाई जितनी भी टेक कंपनीज थी उन्होंने सीधे सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट या फिर एमबीएस के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनको ब्लॉक कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। प्रेशर सीआईए का भी था, प्रेशर हर किसी का प्रेशर था, मतलब पूरे वेस्टर्न कंट्री का। क्योंकि आप समझो इस बात को कि वेस्टर्न कंट्रीज में जर्नलिस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा। वैसे तो हर जगह इंपॉर्टेंट होने चाहिए और ऑब्वियसली, पर इंडिया में तो खबर आ जाती है कि जर्नलिस्ट को जो है उसकी बॉडी किसी नहर में मिली, किसी नदी में मिली और कोई पूछता भी नहीं है। पर वेस्ट में ऐसा नहीं है, जर्नलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेशर जो है वो हर गवर्नमेंट के ऊपर बनता जा रहा था। और सीन ये हुआ कि उसके कुछ ही दिन बाद में G20 की मीटिंग थी जहां एमबीएस को आना था और वेस्टर्न कंट्रीज को भी आना था। 2 हफ्ते बाद की बात है ये G20 वाली, और कोई नहीं जा रहा। मतलब एमबीएस से सो फार सब डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी न्यूज़ जो है वो एमबीएस को ही ट्रैक कर रही है मोस्टली, और प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे एंट्री फिर से होती है इंडिया की। इंडिया यहाँ पे स्पेशल मीटिंग फिक्स करता है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस के साथ में, बायलैटरल मीटिंग, जो जरूरी नहीं थी, क्योंकि आप किसी भी कंट्री के साथ बायलैटरल मीटिंग करनी है नहीं करनी है वो आपकी चॉइस होती है। इंडिया फिक्स करता है। और वो जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी ना, उसकी प्रॉपर न्यूज़ आई थी। न्यूज़ वैसे आती ही है सारी, पर सारी बायलैटरल मीटिंग्स की नहीं आती। उसकी स्पेशल इसलिए आई थी क्योंकि वो जरूरी थी उस टाइम पे। अब वो इंसिडेंट हुआ, ऑब्वियसली पता चला सऊदी अरेबिया को कि भाई इंडिया एक सच में एक ऐसी फ्यूचर जियोपॉलिटिकल पावर बन सकता है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ देयर कंजम्पशन एंड द फ्यूचर टैलेंट दे हैव इन सर्टेन सेक्टर्स। तो इसके बाद में 3 महीने बाद सऊदी अरेबिया के एमबीएस आते हैं इंडिया ट्रिप पे। उनका जो न्योम प्रोजेक्ट है वो अभी भी चल रहा है, उसको बहुत सारे कैश की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब वो इंडिया आए, अब डील क्या हुई वो सुनना आप। जब वो इंडिया आए तो इंडिया ने एक हमारी रिफाइनरी है इंडिया की, रत्नागिरी रिफाइनरी। इंडिया ने ये नहीं बोला कि भाई हम आपका ऑयल खरीद लेंगे। इंडिया ने उनको ऑफर किया कि 50% स्टेक्स, शेयर्स आप इस रिफाइनरी के अपने पास रख सकते हो, वर्थ $44 बिलियन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? जब आपकी रिफाइनरी इंडिया में हो, इसका मतलब ये है कि आप अपना ऑयल इंडिया ला सकते हो, और इंडिया आने के बाद में अगर इंडिया की रिफाइनरी में वो रिफाइन हो रहा है तो वो इंडिया में बिकेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में बिकेगा। शॉर्ट आपकी एक सप्लाई हो गई जिसकी डिमांड क्रिएट हो चुकी है और आपका कैश फ्लो जो है वो मेंटेन्ड रहेगा। वन टाइम डील नहीं है कि भाई इस साल आपका तेल ले लिया कल नहीं लेंगे। हालांकि उसकी जो अकेली डिमांड है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर एक्चुअली वो फिक्स्ड है क्योंकि आप खुद उसमें स्टेक्स बाय कर रहे हो। अब ये क्यों करा गया? एक तो ये वाली चीज कि भाई रिफाइनरी जो है वो उसके 50% स्टेक्स जो है वो ऑफर करे गए अरामको रिफाइनरी को। अरामको जो है वो सऊदी अरेबिया की और प्रोबेबली शायद वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी है। क्यों करे गए वो चीज? एट द सेम टाइम जो यूएई में फूड सिक्योरिटी वाली चीज़ है कि भाई तुम 2 बिलियन, ऐसा नहीं कि भाई फूड हमसे ले लेना, $2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद क्रिएट कर लो भाई, हमें नहीं पता, आप खुद क्रिएट कर लो। क्यों करा गया वो? क्योंकि जस्ट उसके कुछ महीने बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हट गया। अब जैसे ही वो आर्टिकल 370 हटा तो वही OIC, जो OIC क्रिएट करा गया था जिसकी वजह से इंडिया कुछ भी मिडिल ईस्ट में जो है वो रोक नहीं लगवा पाता था, दाऊद इब्राहिम से लेके भाई साहब हवाला नेटवर्क, कुछ भी इंडिया नहीं रोक पाता था। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को और बाकी कंट्रीज से प्रेशर डाला कि OIC की मीटिंग रख के इंडिया को सैंक्शंस लगाओ। इंडिया पे सैंक्शंस लगाने का मतलब ये होता है कि भाई हम डील नहीं करेंगे, हम ये नहीं सुनेंगे, मतलब प्रेशर इंडिया पे बिल्ड करो। लेकिन बात यह है कि सऊदी अरेबिया या फिर UAE, अब मैंने सिर्फ आपको 2 कंट्रीज की बात बताई है, और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में इंडिया ने काफी सारी बातें करी हैं। अब वो लोग जो है इंडिया पे सैंक्शंस कैसे लगा सकते हैं जब आपका खुद $44 बिलियन की जो रिफाइनरी है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है। आप अगर इंडिया की इकोनॉमी को डाउन ले जाने की कोशिश करोगे बाय एनी मींस या थ्रू सैंक्शंस, तो आपके पैसे डूब रहे हैं भाई साहब, या फिर UAE की फूड सिक्योरिटी का नुकसान हो रहा है। और इस वजह से इतनी सारी चीजें करने के बाद उस टाइम की सिचुएशन ये हुई जहां सऊदी अरेबिया या फिर मिडिल ईस्ट के UAE वगैरह कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में जितने भी अटैक्स होते थे और इंडिया कहता था कि भाई ये हवाला नेटवर्क्स की वजह से हो रहा है या इलीगल मीन्स के थ्रू जो पैसा फ्लो होता है उसकी वजह से हो रहा है, तो मिडिल ईस्ट जो है वो आंखें बंद कर लिया करता था, मतलब दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, वो नहीं देखते थे। अब ये टाइम था कि जब पाकिस्तान ने OIC की मीटिंग बुलाने के लिए कहा तो सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, या फिर सऊदी अरेबिया जो है वो उसने वहां आंखें बंद कर ली। इनफैक्ट आगे फनी चीज ये है कि पाकिस्तान ने थ्रेटन करने की कोशिश करी कि भाई हम दूसरी OIC बना लेंगे और कंट्रीज के साथ में बना लेंगे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया ने सीधे क्या किया कि भाई लाओ एक काम करो, $1 बिलियन तुम्हें लोन दे रखा
रखा है, पैसे वापस करो अभी के अभी, अर्जेंट। पैसे कहाँ से पाकिस्तान दे? मोस्टली वो जो चाइना के थ्रू पैसा आता था उसके थ्रू पेमेंट होती थी। फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया ने कुछ और डील्स कर रखी थी 3-4 बिलियन डॉलर्स की, वो कैंसिल कर दी। कैंसिल नहीं मतलब टोटली उनको उस टाइम पे होल्ड कर दिया, रोक दिया। उस टाइम पे पाकिस्तान के जनरल हुआ करते थे, वो गए सऊदी अरेबिया, पर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है MBS वो मिले नहीं उनसे। उल्टा उन्होंने डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को बोल दिया कि इनसे मिल लो। तो एक तो वो दिन था जब हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके मुंह पे गेट बंद करा गया था, उनके इन्विटेशन को कैंसिल करा गया था जाने के बाद। और एक ये दिन है जहाँ पे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया जाता है और मिडिल ईस्ट इज नॉट एनी मोर द पावर हाउस, और व्हाट शुड आई से कि भाई वो एक पोजीशन नहीं है जहाँ से पाकिस्तान को अब सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट इंडिया गेट्स बेटर एंड मोर सपोर्ट। इनफैक्ट आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जब 2019 में साफ साफ सऊदी ने और UAE ने बोल दिया इट इज मतलब ये इंडिया का इंटरनल मैटर है भाई, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हुआ है भाई। अगर आपकी गवर्नमेंट पैसिव होकर बैठी हुई है, सिर्फ ये वेट कर रही है कि उनकी सरकार ना गिरे, तो काम नहीं होता है। एग्रेसिवली काम करना पड़ता है, और जो जिस चीज को इन्होंने अच्छा किया है मोदी गवर्नमेंट ने, उसके लिए अनअपोलोजेटिक होना चाहिए। जो नहीं किया है, ऑब्वियसली नहीं किया है, उसको क्रिटिसाइज करो, सही है, ठीक है, बढ़िया है। होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। दैट्स इट।